हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 की मैथ जो कि 50 क्वेश्चंस मैथ के पोर्शंस के आने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अपना थर्ड टॉपिक जो कि आइडेंटिटीज़ यानी सर्वसमीका वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड है, उसके बारे में हम यहाँ पर उससे रिलेटेड जो फैक्ट है और उस पर बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं। तो ये शुरू करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में, उसके जो फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीखा है। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में भी आया होगा। अब हम अपने इस लेक्चर में घनमूल से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं घनमूल। इंग्लिश में इसको क्यूब रूट बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन है, दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन दी गई संख्या हो। घन का मतलब होता है किसी भी आधार की घात अगर 3 हो तो उसे हम घन बोलते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा a और इसके ये एक आधार है और इसके ऊपर हमने इस तरीके से लिखा 3, तो हम इसको पढ़ेंगे a की घात 3 यानी a की घात 3। तो इस तरीके से किसी भी संख्या की घात 3 को ही हम उस संख्या का घन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर a की घात 3 का मान लीजिए b है, माना a की घात 3 का मान जो है वो b है, तो a का घन हो गया b। और इसको अगर हम रिवर्स करके रीड करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि b का घनमूल है a, क्योंकि a का घन अगर b है तो b का घनमूल है a। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। डेफिनेशन हमने यही लिखा है कि दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन दी गई संख्या हो। यानी अगर ये दी गई संख्या है और इसका हमें घनमूल निकालना है तो इसका घनमूल a होगा, क्योंकि a का घन जो है वो b के बराबर है। ठीक है, इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यानी करड़ी के फॉर्म में। और इन दोनों के बीच में ये जो लाइन आपने ड्रा की है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ 3 अगर लिख दें तो इसको हम बोलते हैं घनमूल। अगर हमने यहाँ 4 लिख दिया तो उसको बोलते हैं फोर्थ रूट यानी चौथा मूल। 5 लिखा है तो 5वां मूल। जो भी संख्या इन दोनों लाइनों के बीच में लिखी है उस नंबर का मूल यानी कि उस नंबर का रूट होगा। ठीक है, तो ये घनमूल यानी क्यूब रूट हुआ। तो इस तरीके से घनमूल को इस सिंबल से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसे रीड कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है यक्स का घनमूल, तो हम इसे क्यूब रूट यक्स, इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यक्स यानी यक्स का घनमूल। ठीक है, और इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में, ऐसे प्रतीक के रूप में इसे इस तरीके से लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है कि 8 का घनमूल जो है वो 2 है। क्यों? क्योंकि 2 का घन अगर हम करें, घन का मतलब किसी भी संख्या की घात 3, और घात 3 का मतलब है कि उस आधार का 3 बार गुणा। जैसे a की घात 3 का अगर हम बात करें तो a की घात 3 का मतलब होगा कि a का 3 बार गुणा, यानी a की घात 3 का मतलब है कि a का 3 बार गुणा। किसी भी आधार के ऊपर जो घात लगी होती है उस आधार का उसके घात के बराबर, यानी उस घात में जो भी संख्या है उतनी बार हमें उसे गुणा करना पड़ता है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता है तो a की घात 4, इसका मतलब a का हमें 4 बार गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये घातांक का नियम होता है, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर देखिए यहाँ 125 का वर्ग घनमूल है। 125 का घनमूल 5 होता है। क्यों? क्योंकि 5 का घन करने पर, यानी 5 का घन करने पर 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसका गुणनफल 125 है। इसका मतलब अगर 5 को 3 बार गुणा करें, 5 का घन निकालें तो वो 125 है। तो हम बोल सकते हैं कि 125 का जो घनमूल है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी पिछले लेक्चर में मैंने कन्फ्यूजन में थोड़ा सा वर्गमूल बोला था, पर वहाँ वर्ग याद करना है आपको, यानी कम से कम 25-30 तक के नंबर्स का आपको वर्ग याद करना है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, इस तरीके से। और वर्ग और वर्गमूल में बेसिक डिफरेंस ये है कि दी गई संख्या का वर्ग अगर कोई संख्या है तो उस संख्या का वर्गमूल दी गई संख्या। ठीक है, जैसे 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4। बस वहाँ पर क्या था कि वर्गमूल में संख्या जो आती थी, वर्गमूल किसी भी संख्या का, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है, क्योंकि वर्ग करने पर माइनस और माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, इसलिए -2 का वर्ग भी 4, +2 का वर्ग भी 4, तो 4 का वर्गमूल प्लस और -2 दोनों होता है। पर घनमूल में ऐसा नहीं होता। घनमूल में अगर संख्या धनात्मक है तो उसका घनमूल धनात्मक, और अगर संख्या ऋणात्मक है तो उसका घनमूल ऋणात्मक होगा, बशर्ते यहाँ पर उसी ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकल सकता है जो काल्पनिक रूप में ना हो। ठीक है,
तो चलिए अभी अभी हम एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर घनमूल निकालने का नियम, जिस तरीके से हमने वर्गमूल निकालने का नियम पढ़ा, वर्गमूल निकालने के लिए नियम में हमने क्या पढ़ा, वहाँ पर हमने पूर्ण संख्या और साथ ही साथ दशमलव भिन्नों का वर्गमूल निकालना सीखा। उसमें हमने अभाज्य गुणनखंडन और भाग विधि का इस्तेमाल किस तरीके से वर्गमूल को निकालने में किया जाता है, ये चीज़ हमने वहाँ सीखी। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे और घनमूल निकालने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो अभाज्य गुणनखंडन होता है। अभाज्य गुणनखंडन विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये चीज़ हम पहले भी जान चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि घनमूल निकालते समय भी आपको कुछ संख्या का घन या घनमूल याद होना चाहिए। एटलीस्ट 25-30 तक के घनों का या फिर 20 तक के घनों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और घन जैसे मान लीजिए 125, तो 125 घन है किसका, 5 का, तो 125 का घनमूल हो जाएगा 5। तो इस तरीके से एक प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है 3,28,509 यानी 328509 और इसका हमें घनमूल निकालना है क्योंकि इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ 3 लिखा है। जब इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ ना हो तो वर्गमूल, अगर 2 लिखा हो तो भी वर्गमूल, और अगर इस तरीके से यहाँ पर 3 लिखा हो तो घनमूल। घनमूल के लिए आपको 3 वहाँ लिखना मस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो उसे वर्गमूल ही हम मानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना होगा, यानी 328509 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। देखिए ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। किसी भी संख्या को कौन सी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड करती है, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे। कोई भी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से किस तरीके से डिवाइड हो जाती है, देखकर कैसे हम बता सकते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि दी गई संख्या में जितने अंक हैं उनको अगर हम जोड़ दें और उनका योगफल अगर 3 का मल्टीपल यानी गुणज है तो फिर वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 3 का मल्टीपल यानी गुणज आएगा, इसलिए 3 से डिविजिबल है। आप करके देखिएगा। 3 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। 2 के रूल को तो आप जानते ही हैं कि लास्ट वाला यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए तभी 2 कटेगा। अब देखिए 3 × 3, 3 × 9 = 27, तो इसके आगे 0 लिखेंगे तब जाके 8 उतरेगा क्योंकि ये संख्या जो यहाँ लिखी जाती है इससे भाग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 3 × 9 = 27, 27 के बाद 1 आया, 1 के बाद 5 नीचे लिखा जाएगा तो 15, 3 × 5 = 15, फिर 3 0 × 0, 3 3 = 9, फिर 3 से ये कटेगा तो 3 3 का होता है 9, फिर 3 6 18 और यहाँ बचा 1, 1 और 5 15, 3 5 = 15, फिर 0, फिर 1 3 1 × 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, 3 दूनी 6 और फिर 3 × 3, 1 3 2 5 होता है और 3 6 18, 18 2 20, 2 और 1 21 यानी 3 7 21। अब देखिए 12167 यानी 12167 जो है वो 23 का घन है। अगर आपको नहीं पता होगा कि ये संख्या किसका घन है तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि तब हम इसे 3 7 9 टेस्ट करेंगे ना कि किससे कटेगा किससे नहीं। पर अगर हमें याद है कुछ संख्याओं के घन अगर हमें याद है तो 12167 जो है वो 23 का घन है, तो हम इसे 23 से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य होने के नाते 23 का कोई गुणनखंड नहीं होगा 1 और 23 के अलावा, इसलिए ये संख्या 23 के अलावा और किसी संख्या से भी डिविजिबल नहीं होगी, इसको याद रखिएगा। तो 23 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 529 बार, और फिर जब अगला 23 से करेंगे तो 23 और 23 का गुणनफल होता है 529 यानी 529 23 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से 23 जब 529 और फिर यहाँ पर 23 से जब आप भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसे इस तरीके से लिखें कि घनमूल 328,509, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे घनमूल 3 × 3 × 3 × 23 और गुणे कितना 23। अब देखिए वर्गमूल में हमने क्या किया था, 2 के पेयर बनाए थे, 2 के जोड़े बनाए थे। यहाँ पर घनमूल है तो फिर 3 का पेयर बनेगा, मतलब जोड़ा बनेगा, या जोड़ा कहिए या फिर ग्रुप बोलिए, यहाँ ग्रुप बोलना ज़्यादा सटीक होगा कि जोड़े का मतलब तो 2 ही हो जाएगा। तो 3 का ग्रुप बनेगा, 3 संख्याओं का ग्रुप बनेगा और हर एक ग्रुप में से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, वो भी बिना घनमूल के निशान के। तो इस तरीके से 23 और 3 बाहर आ जाएगा, फिर 3 3 का 9, फिर 3 दूनी 6 यानी 69। तो फिर यही 69 जो है वो हमारा घनमूल है किसका, 3,28,509 का घनमूल जो है
वो 69 है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से है और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल में 2 का ग्रुप बनाया जाता है यानी पेयर बनाया जाता है, घनमूल में 3 का ग्रुप बनाया जाएगा और हर एक ग्रुप में से एक संख्या केवल बाहर निकलेगी बिना घनमूल के चिन्ह के, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है, वेरी गुड। चलिए अभी हम क्या करते हैं, अगला हमारा टॉपिक जो है, इस टॉपिक से रिलेटेड सर्व समीकाएं। ये जो सर्व समीकाएं यहाँ पर दी गई हैं, इन सर्व समीकाओं को याद करना मस्ट यानी बहुत अनिवार्य है। इन सर्व समीकाओं को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इन पर बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। इन सर्व समीकाओं को यूज करना हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में बस हम इतना सीखेंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना हम नेक्स्ट वीडियो यानी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसे याद करते हैं या देखते हैं। तो यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड, यानी देखिए 2 टर्म है ना, टर्म का मतलब पद होता है यानी पहला पद और दूसरा पद। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर है, यानी जब भी 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग दिया हो, 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग दिया हो और वो दोनों संख्याएं जुड़ ना सकती हो, जैसे अगर ये अंक होते 3 और 2 तो 3 और 2 तो 5 हो जाता, तो 5 का वर्ग 5 गुणे 5 यानी 25 होता। पर यहाँ पर अगर दोनों चर संख्याएं हैं तो 2 चर संख्याओं के योगफल का वर्ग अगर आपको निकालना है तो उस 2 संख्याओं के चर के योगफल का वर्ग जो होता है दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल और 2 गुणे उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, यानी पहला पद जो है उसका वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद और दूसरा पद। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि योगफल की जो संक्रिया होती है वो साहचर या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो ग्रुप बनाकर किसी को भी पहले ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। तो इस तरीके से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का मतलब है कि 2 चर संख्याओं के अंतर का वर्ग जो होता है उन दोनों चर संख्याओं के वर्ग के योगफल माइनस 2 गुणे उन दोनों चर संख्याओं का गुणनफल, यानी पहले पद का वर्ग माइनस 2 गुणे दोनों पदों का गुणनफल और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे पद का वर्ग, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसमें 3 चर पद हैं a b और c, इनके योगफल का वर्ग जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या अगर हम यहाँ पर 2 को कॉमन कर लें तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 को कॉमन करते ये ब्रैकेट के अंदर ab प्लस bc प्लस ca के फॉर्म में हो जाएगा। तो कई बार हमें इस तरीके से सवालों में जैसे भी यूज करना हो हम यूज करेंगे, फिलहाल हमें इसे याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए a प्लस बी होल क्यूब, यानी 2 चर पदों के योगफल का घन है, यहाँ पर क्यूब है, ऊपर वर्ग था नीचे यहाँ पर क्यूब है, तो जब भी a प्लस बी होल क्यूब यानी 2 चर पदों के योग का घन हमें फाइंड करना हो तो उन दोनों चर पदों के घनों का योग और फिर प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे कई बार x और y में करके ये सारी चीज़ें होती हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। p क्यू आर के फॉर्म में हो, p प्लस क्यू का स्क्वायर, p माइनस क्यू का स्क्वायर, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला वही रहता है। ऐसा नहीं है कि a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर नहीं होगा, सेम चीज़ें रहेंगी, बस हमें इसको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के फॉर्म में से जूम करना है, यानी पहला पद दूसरा पद बस, ठीक है। और अगर इसमें 3 पद है उसको पहला दूसरा और तीसरा करके हमें से, तो इस तरीके याद भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि पहले और दूसरे पद का वर्ग जो होता है वो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला और दूसरे पद का गुणनफल, ठीक है। चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, या फिर इज डायरेक्ट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे भी आप याद कर पाए। a माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ देखिए जो 3ab और a प्लस बी है अंदर गुणा करके भी कई बार लिखा होता है, तो a और a का गुणनफल a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर आधार सेम है तो फिर उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो a पर भी एक घात b और दूसरे वाले a पर भी एक घात है, तो एक और एक का योगफल 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे b और b का जब गुणा होगा तो b स्क्वायर यानी 3ab
जब इसमें गुणा होगा तो 3a² b, 3ab का जब इसमें गुणा होगा तो 3ab² हो जाएगा। सेम a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² b हो जाएगा और फिर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस, माइनस माइनस का गुणा तो प्लस होता है और 3ab होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब तो a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ देखिए प्लस है तो इस तरफ ए बी जो गुणनफल हुआ है दोनों पदों का उनके आगे माइनस है, इस बात को याद रखिएगा। कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि आगे प्लस है तो पीछे माइनस कैसे हो सकता है, प्लस ही रहेगा। पर ये चीज़ याद रखिएगा कि a प्लस बी तो प्लस में, पर ए स्क्वायर के बाद जो ए बी है वो माइनस में है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात अगर की जाए तो ए माइनस बी इंटू एक ब्रैकेट में फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो दूसरे ब्रैकेट में होगा। यहाँ प्लस है, इसको याद रखिएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सर्व समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अभी देखिएगा कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी विद इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ ए बी सी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले पद का घन धन दूसरे पद का घन धन तीसरे पद का घन माइनस 3 गुणे तीनों पदों का गुणनफल बराबर होगा क्या, एक ब्रैकेट में तीनों पदों का योगफल, दूसरे में पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग माइनस पहले और दूसरे का गुणनफल माइनस दूसरे और तीसरे का गुणनफल माइनस तीसरे और पहले का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी यानी ये जो तीनों पदों का योगफल अगर ये 0 हो जाए, तो अगर ये 0 हो गया तो यहाँ गुणनफल है, गुणा है ना, तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं टोटल वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस 3abc जब ट्रांसफर होगा दूसरी साइड में तो प्लस 3abc हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि ए बी और सी जो आपको दिए जाएंगे उनका योगफल जो होगा वो 0 आएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि अगर इन तीनों का योगफल 0 आ गया तो वैल्यू 3abc हो जाएगा, तो तीनों का गुणनफल करके 3 से एक्स्ट्रा गुणा कर देंगे, तुरंत आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो पहला और दूसरा वाला है अगर हम इसे जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखिए होता क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और दूसरा जो ए माइनस बी होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए माइनस 2ab और प्लस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर मिलेंगे तो कितने ए स्क्वायर हो जाएंगे, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर मिलेंगे तो कितने बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, दो यहाँ पर अगर हम कॉमन कर लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर अंश या हर को करके परिमेय के रूप में अंश और हर को इस तरीके से सेट करते हैं कि हमें सॉल्व करने पर टाइम बहुत लगेगा। अगर हम इसे डायरेक्ट कर लें तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लीजिए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है इसके नीचे, तो वो कट जाएगा, आंसर सीधे 2 आ जाएगा, है कि नहीं, आसान हो जाएगा ना, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। और अगर हम इसे घटा दें, इन दोनों को घटा दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर में से ए माइनस बी होल स्क्वायर घटा दें, तो जैसे ही यहाँ माइनस लगेगा, आप सबको पता है कि माइनस लगते ही सारे चिन्ह रिवर्स हो जाते हैं, जो धन है वो ऋण, जो ऋण है वो धन हो जाएगा, तो ऋण वाला हो जाएगा धन और धन वाला हो जाएगा ऋण। तो इस तरीके से अब की बार 2ab जो है वो हमारा कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर, तो 2ab जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ab, यानी अब की बार जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4ab, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्व समीकरण, यहाँ जो 10 सर्व समीकरणाएं दी गई हैं इनको आपको याद करना है। और सर्व समीकरणों के बारे में याद रखिएगा कि ये वाइस वर्सा होते हैं, वाइस वर्सा का मतलब दोनों तरफ से सिद्ध होते हैं। ठीक है, सर्व समीकरण का मतलब ही होता है कि सर्व मतलब सभी के लिए, यानी एक ऐसी वैल्यू a और b की, मतलब जैसे यहाँ जो भी चर पद आपको दिए जाएंगे, जैसे यहाँ चर पद के रूप में हमने a और b लिखा है, तो उन चर पदों के लिए a और b जो चर पद हैं इनकी सभी यानी समस्त मानों के लिए ये क्या होता है, ट्रू यानी सत्य होता है। ठीक है, समीकरण क्या होता है, समीकरण यक्ष के कुछ मानों के लिए, जो भी चर पद उसमें होता है उसके कुछ मानों के लिए सत्य होता है, पर सर्व समीकरण जो होता है वो चर पदों की समस्त मानों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। यानी a और b के स्थान पर आप कोई भी मान रख दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर हमेशा इधर वाले संख्या यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हमेशा बराबर आएगा। ठीक है,
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। वेरी गुड। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा और घनमूल वाली चीज़ों को भी देखिएगा। वर्गमूल हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उसको भी 1-2 बार आप उसे देखिएगा और याद करिएगा सारी चीज़ों को। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आएंगे और धीरे धीरे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते चलेंगे और एग्जाम में एक बेहतर मार्क्स को गेन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।